हेलो बच्चों, आ गए हैं फिर से तो हम स्थिर विद्युत का लेक्चर नंबर 2 लेके। काफ़ी दिनों बाद, लगभग 10 से 15 दिन बाद हो गया, मतलब 15 दिन से मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए हैं लेक्चर 1 को आए हुए। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिस कारण से थोड़ा समय का दिक्कत हो जाता है, बट कोशिश करेंगे हफ्ते में 3 या 4 वीडियो लाने का, है ना। तो खैर शुरू करते हैं अपन स्थिर विद्युत का लेक्चर नंबर 2 जो है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, सतत आवेश वितरण के बारे में बात कर लेंगे और नीट जेईई के सवाल देखेंगे अपन लास्ट ईयर के जो आए हुए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन आवेश और कूलाम का नियम लेक्चर 1 में समझ लिए हैं अच्छे से, है ना। आई होप कि आप सभी ने उनको देखा होगा, पहले उसको देखना ज़रूरी है, तभी ये वाला समझ में आएगा, है ना। ज़रूरी से इसको देख ही लेना। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे पहले हमने ये देखा था कि कोई भी आवेश जो है वो अपने समान आवेश को प्रतिकर्षित कर देता है, या अगर कोई विपरीत आवेश रहा उसको आकर्षित कर लेता है। तो ये आकर्षित या प्रतिकर्षित का खेल कैसे चलता है उसको मैं अभी समझाता हूँ। अगर कोई आवेश है, मान लो मेरे पास, ठीक है, ये जो है ये एक आवेश है, ठीक है। ये जो आवेश है ये अपने आसपास जो है वो एक क्षेत्र बनाता है। क्षेत्र कैसे बनाता है, जैसे कि इसको याद रखो, एक मान लो एक चुंबक है, ठीक है। अब चुंबक क्या करता है, एक समान ऐसे चुंबक रख दो, उसके आसपास कोई लोहे की चीज लाते हो तो एक निश्चित दूरी तक लाते हो, उसके बाद क्या करता है वो चुंबक को आकर्षित कर लेता है या प्रतिकर्षित कर देता है ना। मतलब ये इतनी दूरी पर, मान लो ये चुंबक को आकर्षित कर रहा है तो इतनी दूरी पर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सामने से लाओगे तो भी उतनी दूरी पर आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, ऊपर लाओगे तो भी, इधर लाओगे तो भी, मतलब अपने आसपास एक गोलाकार ऐसा क्षेत्र बनाता है ना, जहां पर कोई समान आवेश को प्रतिकर्षित कर देता है या विपरीत आवेश को आकर्षित कर देता है। क्लियर है, मतलब उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, कितने बल से करेगा वो अपन कूलाम के नियम में देख लिए हैं, है ना। तो वही है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के आसपास गोलाकार वह क्षेत्र होता है जहां कोई एकांक धन आवेश या ऋण आवेश एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। उस संपूर्ण क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मान लो कोई आवेश है जो कि प्लस क्यू है, तो उसके आसपास की ये ऐसे में क्षेत्र बना दूंगा, तो ये क्या करेगा, एक क्षेत्र में, ये उसके क्षेत्र में, ये है उसका क्षेत्र, मान लो ये जो धन आवेश है प्लस क्यू, ये उसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोई भी अगर धन आवेश आया उसको पकड़ के बाहर कर देगा, ऋण आवेश आया उसको पकड़ के खींच देगा, ये ठीक है। तो ये होती है। अब एक तो क्षेत्र के बारे में देख लिया, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखो। अब वो क्षेत्र जो है वो क्षेत्र में आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, तो कितने बल से आकर्षित करेगा या कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा, वो जो बल है उसको बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक टाइप का बल है, याद रखना, ठीक है। तो उसकी दिशा क्या होगी, जो स्थिर विद्युत बल, जो तुम्हारा कूलाम का नियम में जो बल निकलता है, वो बल की जो दिशा है वही ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी, ठीक है। देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर कोई एकांक आवेश या परीक्षण आवेश जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वो जो बल है उसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे अपन। क्लियर है। एकांक आवेश किसी स्थान पर जितने बल का अनुभव करता है उस बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा जो है वो स्थिर विद्युत बल की दिशा के बराबर होती है, ठीक है। तो ये है, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक क्यू आवेश है, मान लो एक क्यू आवेश है, उसके कारण मुझे r दूरी पर, मान लो उसके कारण ये जो है ये r दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, जहां पर कोई परीक्षण आवेश मैं रख दिया हूं Q0, ठीक है। परीक्षण आवेश की परिभाषा ये है कि एक बहुत ही छोटा आवेश होना चाहिए ये, ठीक है, मतलब ये ऐसा इतना आवेश होना चाहिए जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना बने, ये होता है परीक्षण आवेश, ठीक है। तो ये जो परीक्षण आवेश r दूरी पर बिंदु P पर मैं रख दिया हूं, तब इसके कारण जो बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, ये हो जाएगा F/Q। याद रखना ये Q कौन सा है, जिसकी तीव्रता निकालनी है, ठीक है, जिसकी तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है वो आवेश को रखेगा, ठीक है। परीक्षण आवेश का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। जिसकी तीव्रता ज्ञात करनी है उसको यहाँ पर रखा जाता है। क्लियर है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई जो है एक तो हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक,
या तो ये होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, दो मात्रक याद रखना है इसका, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर जब विभव बताऊंगा तब आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। तो जो विमी सूत्र निकल कर आएगा, विमी सूत्र क्या निकल कर आएगा, ध्यान से देखो, किसका किसका अनुपात है, बल बटे आवेश, है ना। तो बल का विमी सूत्र होता है mL/t-2 द्रव्यमान गुणित त्वरण बटे क्यू का होता है AT। देखते आ रहे हैं अपन, क्यू का क्या होता है AT। तो ये हो जाएगा m, L अकेला है, T देखो -2, ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा A-1। तो ये है इसका मात्रक और विमी सूत्र, याद रखना है। ध्यान से देखो, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा के अनुरूप होती है, अभी बताया था, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर से शो करते हैं, इसको याद रखना, E वेक्टर। तो जो बल की दिशा है वही इसकी दिशा हो जाएगी E की, ठीक है। ई सदैव धन आवेश के कारण दूर जाती हुई तथा ऋण आवेश के कारण पास आती हुई होती है। मतलब अगर कोई धन आवेश है तो इसके कारण जो ई है वो ऐसे दूर भागते हुए लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा क्यों, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि जिस पर परीक्षण आवेश जो है ना वो धन आवेश है, तो धन आवेश जो है वो प्रतिकर्षित होगा, बाहर दूर भागेगा, इसलिए धन आवेश के कारण ऐसे बाहर दूर जाते हुए बनाते हैं, ठीक है, दूर जाते हुए बनाते हैं। और ऋण आवेश के कारण अंदर पास आते हुए, माइनस आवेश अंदर खींचता है, ऐसा मान के चलते हैं अपन, ठीक है। किसी आवेश का उसी के स्थान पर ई जो है वो अपरिभाषित होता है, क्लियर है। उसी के स्थान पर ई क्या होता है, अपरिभाषित होता है, आगे बताऊंगा। क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है KQ/R², ये किसी दूरी पर ही निकलता है, इसको मैं आगे निकाल के बता रहा हूँ, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो ई का एक फॉर्मूला मैं है अभी निकाल रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है, पेज ऐड कर लो। मान लो मेरे पास एक आवेश क्यू है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक आवेश क्यू है, इसका थोड़ा सा मोटाई बढ़ाया जाए। मान लो मेरे पास एक आवेश क्यू है, इसके कारण बिंदु R पर कोई बिंदु P है जहां पर एक Q0 आवेश स्थित है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की मुझे तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता मैं जान गया हूं, क्या जान गया हूं, F/Q। तीव्रता क्या जान गया हूं, F। अब एक काम करो, इसके कारण F निकाल के बताओ मुझे, F निकालो, कूलाम का नियम लगाओ। तो भैया F हम जानते हैं, F क्या जानते हैं, ये होता है K Q1 जो कि Q है, Q2 जो कि Q0 है, बीच की दूरी जो कि R का स्क्वायर हो जाएगा। ये F को यहाँ पर रखो, तो E जो है वो निकल कर आने वाला है, F की जगह हो जाएगा K Q0 बाई R का स्क्वायर और बटे में एक, और ये हो जाएगा कितना, Q। क्लियर है, क्लियर है। ये Q0 है ना, ये Q0 है परीक्षण आवेश, ये आवेश जितने बल का अनुभव कर रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो एक मिनट, ऊपर भी सुधारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मिस्टेक है, तो ऊपर भी हुआ होगा। ये Q0 जिसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, ये Q, सॉरी, ओके, ये तो ये जो Q है वो किसका हो जाएगा, ये जिस पर तीव्रता अपने को निकालनी है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है। ये Q0 जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, यहाँ पर आएगा जिसकी तीव्रता निकालनी है। चलो तो एक काम करो, तो ये देखो, ये Q0 और ये Q0 कटेगा, तो E जो है वो निकल के आने वाला है, वो निकल कर आएगा कितना, KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जिसकी तीव्रता निकालनी है उसका कोई रोल नहीं है, इसी को मैं पुराने में बोल दिया था, ठीक है, खैर उसको मैं करेक्ट कर दिया हूँ। तो E बराबर है KQ/R², ठीक है, KQ/R², याद रखना, KQ/R²। R दूरी पर तीव्रता होती है, KQ/R², कभी मत भूलना। या E बराबर K की वैल्यू रख दूंगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। ये कौन सा है, जिसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। अब याद रखना, ये वो है जिसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसी से काम रहेगा अपने को आगे चल के, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के निकाय के लिए तीव्रता जो है वो क्या रहेगा, ध्यान देखो। मान लो मेरे पास कई सारे चार्ज हैं, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है। इसके कारण मान लो मुझे निकालना है ये वाले बिंदु पर तीव्रता, ये है बिंदु P, इस पर निकालना तीव्रता। तो Q2 के कारण भी होगा, Q1 के कारण भी होगा, देखो ये दूरी कुछ है, और Q3 के कारण भी होगा, क्लियर है ना। तो ये है, Q1 के कारण दूरी जो है वो मान लो R1 है, Q2 के कारण जो दूरी है वो मान लो R2 है, और Q3 के कारण दूरी को मान लो R3 है। सिंपल सी बात। तो जो E नेट निकलेगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, सदिश रूप से जोड़ दूंगा। तो ये हो जाएगा E1 प्लस
दूसरे के कारण तीव्रता को मान लो E2 बोल दिया, प्लस तीसरे के कारण तीव्रता को मान लो E3 बोल दिया। सदिश रूप से जोड़ देना है, बस बात खत्म। सदिश, चलो वर्ग के, देखो सवाल क्या दिया है, वर्ग केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक हमारे पास वर्ग है जिस पर 4 आवेश है, Q -2Q -Q और +Q। इसके केंद्र पर निकालना है अपने को। कहाँ पर निकालना है? इसके केंद्र पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो। इसके केंद्र पर देखो किसके किसके कारण तीव्रता होगा, ध्यान से देखो। एक तो -2Q के कारण होगा। -2Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसको ऐसे अंदर खींचेगा, ऐसे ऐसे, सही बात है। माइनस के कारण अंदर आती हुई विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र बनता है, ठीक है। प्लस के कारण इधर भागेगा, ध्यान से देखो, प्लस के कारण इधर भागेगा। सबका नामकरण कर दो पहले। ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, इसको मान लो तीसरा आवेश है और इसको मान लो चौथा आवेश है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पहले आवेश के कारण E1 इधर आएगा, ये दूसरे आवेश के कारण E2 इधर जाएगा, E2 इधर जाएगा। तीसरा आवेश जो है माइनस है, माइनस जो है इधर खींचना चाहेगा ऐसे, ये सॉरी ये चौथा है ना, तो E4 इधर आएगा और तीसरे के कारण जो है ये इधर भागेगा, इधर भागेगा E3। ध्यान से देखो ये कैसा कैसा हो गया है, इसको मैं इधर बना देता हूँ। देखो ये, देखो ये -2 क्यों, देखो ये पहला इधर है तो पहले के कारण तीव्रता इधर निकला है E1। दूसरा देखो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज अपने तरफ खींचता है तो E2 इधर आएगा। तीसरा चार्ज देखो प्लस है, प्लस अपने से दूर भगाएगा तो इधर जाएगा E2 सॉरी E3। और चौथा चार्ज अपने तरफ खींचता है तो इधर आएगा कितना, E4। अब समझना ये है कि ध्यान से देखो, सभी जो आवेश है, देखो ये क्यों है, ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, ये भी क्यों है, ऐसा समझ में। मतलब देखो इन दोनों का परिमाण जो है लगभग लगभग समान है, बस चिन्ह अलग अलग है। देखो ये क्यों, तो ये +2Q, मतलब यहाँ जितनी तीव्रता इधर उसका डबल हो जाएगा और यहाँ जितनी तीव्रता यहाँ उसका डबल हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसके कारण तीव्रता को मैं E मान लेता हूँ, ठीक है। पहले के कारण जो तीव्रता है E, उसको निकाल लो, काम करो। तो E1 जो निकल कर आएगा वो निकलेगा बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालना है अभी अपने को, ठीक है। तो बीच की दूरी क्या निकलेगा, देखो ये है डब्बा। और एक चीज सवाल में बताया नहीं है कि वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, तो ए दिया है, मतलब वर्ग की भुजा ए है। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तीव्रता क्या होता है, Q/r², और r क्या है, बिंदु की दूरी आवेश से। तो आवेश यहाँ पर है और बीच की दूरी बिंदु ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इसकी, देखो ये ए इसकी भुजा की लंबाई, तो ए भुजा, ये भी ए भुजा हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये लंबाई जो विकर्ण है वो मेरे ख्याल से a√2 हो जाएगा। ये जो विकर्ण है a√2, लेकिन अपने को ये दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सर, वो a√2 का आधा नहीं हो जाएगा, a√2 का आधा, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो देखो ये कटेगा तो 2 जो है वो √2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a/√2, बात खत्म, क्लियर। तो सबसे दूरी बराबर हो जाएगी क्योंकि वो तो वर्ग के केंद्र पर है ना। तो ये हो जाएगा a/√2 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 a/√2। अब ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना है, अगले पेज में आओ। इसको अगले पेज में समझेंगे अपन। देखो क्या क्या कांड हो रहा है इसमें। देखो एक तो इसके कारण तीव्रता आ रहा है, देखो इसके कारण जो तीव्रता आ रहा है E1 वो इधर आ रहा है E1, ठीक है। इसके कारण इधर आ रहा है, E1 को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। E1 जो है वो निकलेगा, E1 निकलेगा KQ बटे बीच की दूरी अभी क्या निकाले, a/√2 और इसका स्क्वायर। तो ये निकल कर आएगा, देखो KQ बटे ये a का स्क्वायर और √2 जो है, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा और ये ऊपर चले जाएगा, √2 ऊपर चले जाएगा। ये E1 है, ठीक है। अब क्या क्या हो रहा है ध्यान से देखो, इधर आ रहा है तुम्हारा E1, इधर आ रहा था E1, इधर जा रहा था E2, इधर जा रहा था क्या, E2। अब ध्यान से देखोगे तो E2 जो है E1 का डबल है, E2 जो है वो E1 का डबल है। देखो इसके कारण जो तीव्रता बनेगा E2 के कारण वो इसका डबल बनेगा, क्योंकि ये क्यों है, ये 2Q है, तो इसके कारण जो इधर बनेगा वो डबल बनेगा। इसका मतलब ये E1 जो है कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में से एक E1 कैंसिल हो जाएगा, एक बस इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो E1 है वो डबल है किसका, E2 का, सॉरी E2 जो है वो E1 का डबल है, क्लियर है ना। तब यहाँ से ये जो E2 है
E2 है वो E1 का आधा निकलेगा, मतलब E2 कितना निकलेगा, इसके बराबर एक E1 बस रह जाएगा ना यहाँ पर, क्लियर है ना, एक E1 बस रह जाएगा यहाँ पर एक E1 बस रह जाएगा। देखो इधर आ रहा है मान लो E बस, मान लो यार हटाओ, तो इधर आ रहा है तुम्हारा, इसके कारण E, इधर जा रहा है 2E, इधर जा रहा है कितना 2E, और इधर आ रहा था ये माइनस के कारण फिर से 2E, और इधर आ रहा था सिर्फ E। नहीं समझ में आया? देखो कोई बात नहीं, देखो ये है तुम्हारा Q, ये है -2Q, -2Q ये ना, हाँ -2Q, और ये है +2Q, और ये है कितना -Q। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। अगर इसके कारण तीव्रता जो है वो इधर आ रहा है, उसको मैं E मान लेता हूँ, तो इसके कारण जो बनेगा वो इसका डबल ही बनेगा 2E, और इसके कारण जो बनेगा वो भी डबल बनेगा, क्योंकि अपन देखो ना दिशा तो इधर ले लिया ना, तो माइनस प्लस का कोई रोल ही नहीं है, तो ये हो जाएगा भी 2E, और ये हो जाएगा इधर क्या E। परिणामी क्या निकलेगा, देखो ये दोनों का परिणामी एक ही कैंसिल, तो एक इधर निकलेगा E, एक इधर निकलने वाला है E, और ये दोनों में इसका परिणामी एक E को ये कैंसिल करेगा तो इधर निकलेगा E। बात खत्म, आया समझ में? अब इसमें दो ही परिणामी निकलेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो बीच में इधर कहीं जाएगा वो, ठीक है। अब चलो ये दोनों के बीच की तीव्रता अपन निकाल लेते हैं, एक ई इधर एक ई इधर। ई अपन निकाल चुके हैं कितना, KQ/A² और √2। ये दोनों के बीच में कोण कितना है उसको देख लेंगे अपन, ठीक है। दोनों के बीच में कोण कितना है उसको देखो, देखो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो एक काम करते हैं ना, देखो ये ऐसे ऐसे वर्ग में, वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर होते हैं यार, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा वर्ग, जा नहीं बना, अभी बनाते हैं, ये है वर्ग, ये बन गया, देखो ये है वर्ग, ये है वर्ग। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो है वो 90 डिग्री ही तो होगा। दो सदिश अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो परिणामी क्या निकलता है, दोनों ई है, तो ई नेट निकल कर आएगा। फिर से नया पेज ले रहा हूं मैं, तो जो ई निकल कर आएगा, ई नेट वो कितना निकल कर आएगा, ई नेट जो है वो हो जाएगा वर्गमूल में E² + E²। ये ऐसे होता है, अगर दो रहा तो E1 E2, यहाँ पर E1 E2 दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E² + E², और ये निकल कर आएगा कितना 2E², तो E बाहर निकल जाएगा तो E√2 हो जाएगा। अभी अभी हम निकाले हैं, तो E नेट कितना आएगा, E नेट निकल कर आएगा E कितना KQ/A², और ये √2, ठीक, और ये हो जाएगा √2। एक मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, E ठीक है, /2, तो A²/2 हो जाएगा, और 2E², 2KQ/, तो ये निकल कर आएगा 2KQ/A², सही है। एक मिनट, ऑप्शन में है क्या 2KQ²/A, इतना ये आ रहा है ऑप्शन में, एक मिनट चेक करते हैं एक बार। प्लस के कारण इधर, तो इसके कारण इधर, तो एक इधर जाएगा E, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो इधर जाएगा E, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये दूरी बराबर A√2 जो हो जाएगा A√2 + A√2, 2√2 A, हाँ सही है। चलो तो ये आएगा कितना आ गया अपना आंसर आ गया D, 2KQ/A²। तो ऐसे बनाना है। उसके बाद अगर कोई ठोस आवेश वितरण का निकाय रहा, ठीक है, अगर देखो आवेश वितरण रहा, मतलब देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिंदु आवेश देख रहे हैं। ये जो है वो आवेश वितरण है, मतलब एक रॉड है या कुछ और बॉडी है जिसमें आवेश ऐसे बटा हुआ है, ठीक है, जिसको आवेश वितरण बोलते हैं। देखो बिंदु आवेश के लिए एक छोटा सा बिंदु चाहिए। अब ये इसको अगर ये जो पेन है उसको मैं आवेश दे दूं, तब ये जो है आवेश वितरण कहलाएगा, है ना। तो इसके बारे में बात चल रही है। तो इसमें अगर केंद्र पर अगर निकालना रहा, तो इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। मान लो ये सभी आवेश वितरण है, सभी जो है धन आवेश से आवेशित है, ऋण भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है धन, ठीक है। तो इसके कारण तीव्रता देखो, यहाँ पर मान लो एक छोटा सा बिंदु आवेश है जिसके कारण तीव्रता निकलेगा KQ/R², ठीक है। और ये जो है इधर खींचेगा,
लेकिन इसके अपोजिट में इधर भी एक बिंदु आवेश हो सकता है ना, ये तो आवेश वितरण है, इधर है तो इधर भी हो जाएगा, तो भी बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा तो 0 कर देगा। सेम यहाँ पर ये छोटा सा कारण इधर इसके सामने होगा, इधर है तो इधर जैसे इसके अपोजिट में हो जाएगा, क्लियर है ना। तो एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, नेट 0 आ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर भी होगा, जो ई है वो कितना आ जाएगा 0। सेम यहाँ अगर आकृति सममित है तब जो है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ई जो है वो 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो सभी के कारण 0 आता है। बस ये है कि आकृति क्या होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, सममिति में होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होनी चाहिए, तब जो है नेट 0 आएगा। ध्यान से देखो नीट 2008, आर त्रिज्या वाली एक पतली विद्युत चालक रिंग, ठीक है, आर त्रिज्या को प्लस क्यों आवेश दिया गया है, रिंग के भाग ए के बी, अच्छा इसकी बात चल रही है, ए के बी है ना, ए के बी को प्लस क्यों आवेश दिया गया है, ओके, इसको प्लस क्यों आवेश दिया गया है, रिंग के भाग ए के बी के कारण केंद्र ई, अच्छा प्लस क्यों आवेश दिया गया है, अच्छा ये ओवरऑल को क्यों आवेश दिया गया है, ओके ओके, ये ओवरऑल जो है उसको क्यों आवेश दिया गया है, और रिंग के भाग जो है ए के बी के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, अच्छा इसके कारण ये ए के बी इतने जो सेगमेंट है उसके कारण इस पर जो तीव्रता है वो ई आ रही है, जाहिर सी बात है ई इधर जाएगा बाहर, क्योंकि धन आवेश है ना, ये बाहर फेंकेगा तो ये इधर ई आ रहा है, ठीक है। तो जो शेष भाग है ए सी डी बी है ना, ए सी डी बी, ये जो भाग है बाकी वाला भाग, उसके कारण तीव्रता जो है वो कितना होगा इसको पूछा है वो, ठीक है। जो ये जो रेस्ट वाला पार्ट है इतना, उसके कारण जो है वो तीव्रता कितना आएगा ये पूछ रहा है सवाल में, ठीक। तो ध्यान से देखो, देखो इसके कारण तीव्रता है कितना, इसके कारण तीव्रता है ई, ई ई ई 3E, आगे आंसर, ठीक। तो देखो इसके कारण ई, इसके कारण ई, इसके कारण ई, देखो तो कितना आ जाएगा 3E, ठीक है। गलत है ये, देखो अगर इसके नेट पर इसके केंद्र पर ई नेट जो है वो 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ मेरे को। ई नेट जो है इसके केंद्र पर 0 आना चाहिए क्योंकि ये सिमेट्रिक है और इसको प्लस क्यों से आवेश दे दिए हैं, तो 3E तो आएगा ही नहीं भैया, इसके कारण 3E आएगा। तो मान लो 3E इधर जा रहा है ना, मान लो 3E इधर जा रहा है और ई इधर जा रहा है, तो नेट तो -2E आ रहा है ना, नेट तो 2E आ जाएगा, ये अलाउड नहीं है। ध्यान से देखो, इसके कारण अगर ई है तो इसको 0 करने के लिए इसके कारण भी ई होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके कारण जो ई है वो इस दिशा में लगेगा, ऐसे ई, ऐसे ई, तो ये सब के कारण भी ई लगना चाहिए ना इधर ई, तभी तो नेट 0 आएगा, बराबर और विपरीत। तो ध्यान से देखो ई जो है ई आना चाहिए, लेकिन दिशा कौन सी होनी चाहिए, ये ओ और के, मतलब ये दिशा जो है ओ के होना चाहिए, ओ से के की ओर, ठीक है। ई आना चाहिए के ओ दिशा में, के ओ ऐसा, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ओ के दिशा में, ई ओ के दिशा में, क्लियर है। क्योंकि इसके कारण तीव्रता जो है वो तो इधर आएगा ना, धनावेश है, ये सभी धनावेश है, तो इसके कारण तीव्रता इधर आएगा, तो इसके कारण तीव्रता उधर जाना चाहिए, ओ के में, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देखो सतत आवेश वितरण क्या होता है, अपन क्या करते हैं, कोई बिंदु आवेश रहा तो उसके कारण डायरेक्ट तीव्रता जो होती है वो होती है KQ/R², क्या होती है KQ/R², ठीक। लेकिन अगर कोई सतत आवेश वितरण हो गया, मतलब कोई बिंदु आवेश नहीं है, मान लो इसको मैं आवेश दे दिया, ठीक है, अब इसके ये तो बिंदु आवेश तो है नहीं, तो इसके कारण तीव्रता कैसे निकलेगा, तो इसके कारण K की जगह आता है आवेश वितरण, ठीक है। ये 1D बॉडी के लिए, 2D बॉडी के लिए और 3D के लिए अलग अलग होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, तीनों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश वितरण क्या कहता है कि ये कहता है कि कोई एक विमीय आकृति, ठीक है, मतलब ये कोई एकांक लंबाई का जो तार है, एकांक लंबाई के जो तार है उसको जितना आवेश दे रहे हो, तो इसके कारण मान लो आवेश क्यों दिए हो, आवेश कितना दिए हो क्यों, इसकी लंबाई मान लो L है, तो सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश वितरण जो है इसको हमेशा लैम्डा से दर्शाया जाता है, ठीक है, इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है। ये लैम्डा क्या कहता है कि एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर क्या, आवेश की मात्रा, ये है सिंपल सा, एकांक लंबाई पर कितने आवेश है वो कहलाता है क्या, रेखीय आवेश वितरण। तो इस हिसाब से ये जो डेफिनेशन लिखा हूं उसके हिसाब से लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा कितने लंबाई पर कितना आवेश है, तो L लंबाई पर क्यों आवेश है भाई,
सिंपल सी बात। और ये लैम्डा जो है वो हमेशा नियत रहेगा, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे मैं छोटा सा एक सेगमेंट काट लेता हूँ, छोटा सा, ये जो सेगमेंट है उसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ dl, छोटी सी लंबाई मान लिया dl, इस पर आवेश जो है उसको मैं मान लेता हूँ dq, कितना dq। तब यहाँ पर जो लैम्डा है, तब यहाँ पर जो लैम्डा है वो निकल कर आएगा कितने लंबाई पर, dl लंबाई पर dl लंबाई पर dq आवेश है। और यहाँ पर भी लैम्डा बराबर रहेगा, यहाँ पर भी लैम्डा बराबर रहेगा, अनुपात बराबर रहता है, यही बोलता है ये, ठीक है। देखो अब क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या कहता है, ये कहता है, इसको दर्शाते हैं सिग्मा से, ठीक है, इसको दर्शाते हैं किससे, सिग्मा से। ये है सिग्मा तुम्हारा, ठीक है, सिग्मा, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक, ये है सिग्मा। ये क्या कहता है, एकांक क्षेत्रफल पर, ये 2D में आ गया ना, देखो ये 1D एक सीधी सी लाइन है, ये 2D जो है वो सिग्मा मतलब एक शीट है, शीट जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, द्विविमी है ना। ये कहता है एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, पर क्या, आवेश की मात्रा। क्लियर है। तो अगर मान लो मेरे पास एक शीट है, मान लो मेरे पास एक शीट है जिसको ऐसे धन आवेश से धन आवेशित कर दिया, इसका क्षेत्रफल मान लो a है, इसको आवेश में क्यों दे दिया हूँ, ठीक है। तब जो है इसका मात्रक वगैरह भी बात कर लेंगे। तब जो सिग्मा है वो निकल कर आएगा कितना, q बटे a। सिंपल है यार, देखो ये क्या हो जाएगा, मात्रक क्या है इसको देख के ही बता सकते हो तुम लोग, देख क्यों क्या है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है ना, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। अब यहाँ पे आयतन आवेश वितरण में मान लो कोई 3D बॉडी है मेरे पास, ऐसा कोई एक 3D बॉडी है जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित दे दिया हूँ, कुछ भी हो सकता है प्लस क्यू आवेश, इसका आयतन मान लो v है, आयतन क्या है मान लो v है। तब इसका भी डेफिनेशन बाकी लोग के जैसे ट्रेंड में ही चलेगा, एकांक क्या हो जाएगा, ये एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा। क्लियर है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। दर्शाते किससे है, इसको रो से दर्शाते हैं, ठीक है, रो से। तो रो क्या हो जाएगा, एकांक आयतन पर, एकांक के बाद जो आया ना वो नीचे रहता है, तो हो जाएगा v बटे क्या हो जाएगा, ये q बटे v। मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति घन मीटर, ठीक है। विमी सूत्र निकाल लेना। एक समान आवेशित छड़ के अक्ष पर, अब इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे मालूम है, बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, KQ बटे आर स्क्वायर। अब किसी फैले हुए एक्सटेंडेड चार्ज जो है उसके कारण तीव्रता निकालते हैं। तो मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक रॉड है, एक पतली सी रॉड है, इसके कारण मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। ये मान लो इसको प्लस आवेश से मैं आवेशित किया हूं, इसको मैं प्लस आवेश से आवेशित किया हूं, ठीक है। अब इसके कारण मुझे तीव्रता निकालना है, ठीक है, इसके अक्ष पर निकालना है ना, तो ये है मान लो इसका अक्ष, ठीक है। ये मान लो ये जो रॉड है उसकी लंबाई जो है वो मान लो L है, इसकी लंबाई जो है वो मान लो L है, इस पर आवेश की मात्रा मान लो Q है। अब इसके कारण इसके यहाँ से मान लो जो है, यहाँ से मान लो जो दूरी है वो मान लो a है, यहाँ से दूरी कितनी है मान लो a है, ठीक है, ये छड़ से दूरी a है। तो इसके कारण छड़ से a दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसको मैं डायरेक्ट निकाल नहीं सकता KQ बटे आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर Q जो है वो बिंदु आवेश होना चाहिए था, लेकिन ये बिंदु आवेश है नहीं, ठीक। तो इसके कारण मैं जो तीव्रता निकालूंगा वो ऐसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। तो मेरे पास ये जो सेगमेंट है, मान लो यहाँ पर मैं एक अल्पांश काटा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या काटा हूँ, एक अल्पांश काटा हूँ, मान लो यहाँ पर मैं एक अल्पांश काट लिया हूँ, ये मान लो अल्पांश है, ठीक है। ये अल्पांश से ये जो बिंदु P है, ये अल्पांश से जो बिंदु P है, ये अल्पांश से जो बिंदु P है उसकी दूरी को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, दूरी को x। तो यहाँ पर भी जो अल्पांश है उसकी लंबाई मान लो dx है, और इस पर जो आवेश है, इसको ओवरऑल क्यों आवेश दिया था, लेकिन इस पे तो कुछ कम होगा, तो यहाँ पर जो आवेश है उसको मैं मान लेता हूँ dq है। क्लियर है। तो अभी बिंदु आवेश बन गया dq। देखो छोटा सा अल्पांश एकदम छुटकू सा, क्या किया मैं, यहाँ पर था, इसके कारण यहाँ किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना था, तो यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश कटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो मैं मान लिया कुछ है, और इसके कारण अभी बिंदु आवेश बन गया। तो इसके कारण अल्पांश के कारण जो तीव्रता निकलेगा
डी ई वो निकलेगा मेरे ख्याल से के क्यू की जगह हो जाएगा डी क्यू, कितना हो जाएगा डी क्यू के डी क्यू बटे बीच की दूरी कितनी एक्स का स्क्वायर। सिंपल है। तो छोटे से कारण के निकाल दो और बाद में पूरा समाकलन कर दो, यही करते आए हैं, यही तो फिजिक्स है। छोटे से कारण निकाल लो और बाकी पूरा को निकाल लो। ठीक है, तो ये तो निकला छोटे से अल्पांश के कारण। अब पूरे रॉड के कारण निकालना है तो क्या करूंगा, बस मैं जानता हूं, आता है मुझे समाकलन करना, समाकलन कर दो जी। के डी क्यू बटे बीच की दूरी एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना, ध्यान से देखो, अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक समाकलन करना है। दूरी को यहाँ से दूरी को यहाँ से लेकर, देखो दूरी यहाँ से नापना है, लेकिन कहाँ करना है, यहाँ से ए से लेकर ए प्लस एल तक करना है। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ए प्लस एल तक समाकलन करना है। देखो यहाँ से ए तक दूरी को कवर करो तो ये शुरू वाला हो गया, और ए प्लस एल मतलब ये पूरा कवर होते होते पूरा ये आ गया। देखो ए प्लस एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए प्लस एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है नहीं, तो ये निकल जाएगा। अब समस्या यहाँ पर ये उठेगी कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और ये डी क्यू है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये डी क्यू है, समाकलन हो ही नहीं सकता। ये डी एक्स होगा तब जाके एक्स का होता है। तो यहाँ पर अभी अपन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, लैम्डा पढ़े हैं। ये क्या पढ़े हैं, डी क्यू बटे डी एक्स पढ़े हैं, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। तो यहाँ से क्या मैं डी क्यू के जगह लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स डी एक्स, लैम्डा गुणित डी एक्स, डी क्यू की जगह यहाँ पे रख देंगे। तो जो है ये डी ई को अब मैं ई लिख देता हूँ, पूरे के कारण निकल गया। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए प्लस एल के डी क्यू, तो ये हो जाएगा के डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, के कॉमन, के को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, के बाहर निकला और ये हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स, 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब देखो के कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल तक, है ना, ए से ए प्लस एल तक। 1 बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, देखो के बाहर निकालो, देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर -2 ऊपर आएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, समाकलन का रूल पता होगा, एक्स की पावर एन का समाकलन होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा के, डायरेक्ट चाहूँ तो लिख सकता था लेकिन लिख नहीं रहा हूँ इसको। तो एक्स की पावर ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन, अब इसको डब्बा बना दो, अपॉन -2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल तक। तो के निकला बाहर, यहाँ से देखो ये देखो ये माइनस, देखो नीचे क्या बनेगा -1 को नीचे कर देता हूँ तो माइनस के बनेगा और ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर, ये क्या हो जाएगा देखो एक्स की पावर -2 प्लस 1 मतलब एक्स की पावर -1 मतलब 1 बटे एक्स, सिंपल सी बात, 1 बटे एक्स। ए से कहाँ तक, ए प्लस एल तक, ए से कहाँ तक, ए प्लस एल तक। बोलो क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ओहो, नया पेज लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ई क्या निकला है, ई निकला है, क्या निकला है माइनस के, ये शायद 1/x है और ये कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल तक, ए से ए प्लस एल तक। लिमिट लगाओ तो ई निकल कर आएगा कितना, माइनस के, ये हो जाएगा 1 बटे एक्स की जगह अपर लिमिट जो कि ए प्लस एल है, माइनस 1 बटे लोअर लिमिट जो कि ए है। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के, ये इधर चले जाएगा ए, माइनस ये इधर चले जाएगा कितना, माइनस ए प्लस एल। बोलो क्लियर। और ये हो जाएगा नीचे ए का गुणा ए प्लस एल से, क्लियर है ना, ए का गुणा ए प्लस एल से। तो यहाँ से माइनस के और कितना निकलेगा, ये ए से ए कटेगा, माइनस एल इसको प्लस बना देगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा ए माइनस एल, ठीक है, अपॉन ए टाइम्स ए प्लस एल, ये ऐसे। तो जो ई है वो फाइनली निकल के आएगा किसके कारण, पूरे एक रॉड के कारण, जो वहाँ पर पड़ा है रॉड उसके कारण निकल कर आएगा। ये कटा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक मिनट, लैम्डा को मैं भूला हूँ, लैम्डा, हाँ यहाँ से लैम्डा को भूला हूँ ना, तो ये लैम्डा लगेगा यहाँ पर, ये भी लैम्डा, इधर भी लैम्डा लगेगा, है ना, लैम्डा को भूल गए हैं अपन, तो कोई नहीं लगा लेते हैं। ये हो जाएगा के लैम्डा, है ना, के लैम्डा, यहाँ फाइनल लगा देता हूँ मैं,
ठीक है। यहाँ पे भी लैम्डा आएगा, यहाँ पे भी लैम्डा आएगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बटे ये हो जाएगा कितना, के लैम्डा और एल बाकी है ना, एल बटे बटे ए अपॉन ए प्लस एल। ठीक है, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ये निकला कोई ऑब्जेक्ट है उसके कारण तीव्रता। ठीक है, अगर कोई आवेश ऐसी एक्सटेंडेड रहा, सतत आवेश वितरण रहा, बिंदु आवेश नहीं रहा, तो उसके कारण तीव्रता ऐसा ही निकालना। पहले छोटे से कारण निकालना है, फिर पूरे कारण निकाल देना है। ठीक है, बहुत सारे निकालने हैं अपने को जो कि आते हैं। एक समान आवेशित किसी छड़ के किसी भी बिंदु पर बोला है, देखो इससे पहले छड़ के कारण उसके अक्ष पर बोला है, अब किसी बिंदु पर बोला है। ठीक है, एक जनरल उसका फेमस है, एक ऐसा छड़ है, ठीक है, इसको तुम प्लस आवेश से आवेशित कर दिए। एक समान आवेशित किसी छड़ से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो ये फेमस है। ये मान लो एक मेरे पास छड़ है, ठीक है, इसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने, तो पहले एक सेगमेंट के कारण निकालते हैं, फिर उसको समाकलन करते 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 जाते हैं। ये सभी का देखो बहुत सारे हैं, छड़ के कारण है, एक रिंग के कारण उसके अक्ष पर है, एक चाप के कारण है, तो ये सबको मैं इसमें नहीं निकाल रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट सबका एक अलग अलग वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो उसमें निकाल लूँगा। इसके कारण मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कारण जो छड़ के कारण कोई भी एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है P, इसके कारण जो तीव्रता निकलता है, इसके कारण जो तीव्रता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी a है, तो इसके कारण जो तीव्रता है वो निकलता है k लैम्डा बटे a बीच की दूरी, और ये निकलता है यहाँ से, मान लो ऊपर वाले से ये मान लो θ1 कोण बना रहा है, और नीचे वाली जो लंबाई है, ये नीचे वाला जो पॉइंट है, वहाँ से मान लो ये बना रहा है θ2 कोण। ऊपर वाले से बना रहा है θ1 कोण, नीचे वाले से बना रहा है मान लो θ2 कोण, तो इसके कारण जो तीव्रता निकलता है वो निकलेगा k लैम्डा बटे a साइन θ1 प्लस साइन θ2। याद रखना है इसको। ठीक है, अगर ऊपर वाले से θ1 कोण बना रहा है, नीचे वाले से θ2, तब ये निकल कर आता है कितना, k लैम्डा बटे a, और ये हो जाएगा साइन θ1 बटे साइन θ2। क्लियर है, जहाँ θ1 θ2, θ1 ये जो बिंदु P है उसका ऊपर से बनाया कोण, और ये नीचे वाले छोर से बनाया कोण। ठीक है, ये जो बिंदु P है उसका यहाँ से बनाया कोण, ये θ1, ये θ1 यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये θ1, और ये नीचे पॉइंट से θ2। क्लियर है, तो ये याद रखना है इसको। इसका एक फेमस आता है अनंत लंबाई वाला, एक मिनट है कि नहीं है, नहीं अनंत लंबाई का नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अनंत लंबाई के कारण इसका कंडीशन है, उसको मैं लिखा देता हूँ। देखो, अब अगर जो छड़ है वो अनंत लंबाई की हो तब क्या होगा। ठीक है, अनंत लंबाई की हो तब उसके लिए ज़रूरी ये है, अनंत लंबाई होने के लिए ज़रूरी ये है, ये लंबाई ये कहाँ जा रहा है, अनंत पॉजिटिव में, ये इधर जा रहा है मान लो नेगेटिव में, नेगेटिव इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये बिंदु P है, ठीक है, ये है बिंदु P, यहाँ से इसको इनफाइनाइट जाएगा, मतलब ये अनंत जा रहा है। ठीक है, ये बिंदु P है, ये कहाँ जा रहा है, अनंत 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 अनंत। अब देखो इनफाइनाइट अगर तभी जाएगा ये, जब ये दोनों लाइन जो है वो समांतर है। भाई अनंत तभी होता है जब समांतर होता है दोनों लाइन कहाँ मिलती है, अनंत पर। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कोण ऐसे जो बना रहा था ना इधर से θ1, वो सीधा सीधा होना पड़ेगा उसको, मतलब θ1 जो है उसको 90 होना पड़ेगा, और θ2 जो है उसको भी 90 होना पड़ेगा। नीचे चले जाएगा वो θ2 कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि अनंत है तभी तो 90 है, या 90 है तभी तो अनंत है। अनंत लाइन कभी नहीं मिलती, ये सॉरी समांतर रेखा कभी नहीं मिलती, अनंत पे मिलती है ना। तो अनंत तभी होगा जब समांतर होगा, समांतर तभी होगा जब 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से काम करो, θ1 90, θ2 भी 90, तो यहाँ से E जो है वो निकल कर आएगा, कितना निकलेगा, ये हो जाएगा k लैम्डा बटे a, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, देखो 1 1, तो E निकल कर आएगा कितना, ये निकल कर आएगा 2k लैम्डा बटे a, एक और एक दो। ठीक, एक तो ये कंडीशन है अनंत का, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। एक अनंत के लिए एक और एक होता है अर्ध अनंत, सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं उसको, अर्ध अनंत। ठीक है, अर्ध अनंत आधा है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, एक तरफ बस इनफाइनाइट जाएगा, मतलब ये है तुम्हारा रॉड, इधर जा रहा है इनफाइनाइट, और ये यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर है बिंदु P, कहाँ पर है, ये यहाँ पर है बिंदु P, a दूरी पर। अब क्या होगा, ध्यान से देखो,
अब ई जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये के लैम्डा बटे ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ से देखो ध्यान, थीटा 1 ऊपर से बनाया, कौन ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, नीचे जा रहा है, देखो नीचे से बीच की दूरी थीटा 2 क्या होता है, नीचे वाले छोर से कोण, तो देखो नीचे वाले छोर से कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री, मतलब थीटा 2 कितना निकल के आ रहा है, 0 डिग्री। तो एक काम करो, ये हो जाएगा के लैम्डा बटे ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 जो कि है साइन 90 डिग्री मतलब 1, और ये है 0, तो ये निकल के आएगा कितना, के लैम्डा बटे ए। सिंपल सी बात है, पूरे अनंत के लिए क्या आया था 2 के लैम्डा बटे ए, तो आधे के लिए इसका आधा हो जाएगा, 2 2 कटेगा तो ये निकल के आएगा के लैम्डा बटे ए। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक समान किसी आवेशित, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं, इसके अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। ये बना सर्कल, ये है तुम्हारा क्या बोला है, एक समान आवेशित वलय के अक्ष पर, ये है वलय, ठीक है, इसके अक्ष पर, ये मान लो इसका अक्ष है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक वलय है, ये मान लो मेरे पास एक रिंग है जिसका अक्ष ये हो गया, और इसकी त्रिज्या जो है वो r है, इसकी त्रिज्या कितनी है, वो है r, इसकी त्रिज्या है r, और इससे x दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर जो तीव्रता निकल कर आता है, यहाँ पर जो तीव्रता निकल के आता है वो होता है k क्यू, मान लो इस पर आवेश जो है वो q आवेश है, ठीक है, ये रिंग पर, तो k क्यू x बटे में ये होता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और पूरे की पावर होता है 3/2। क्लियर है, याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल के मैं बताऊंगा, अलग वीडियो लेके आऊंगा, चिंतित नहीं होना है इसके लिए। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण के क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है, ये अगर इसकी दूरी है तो ये कैसे है, मतलब देखो ये ऐसे है वाला, ऐसे है वाला, ठीक, अगर ऐसे बनाओगे तो ऐसे वाला, और इसके अक्ष पर सामने तरफ जो देख रहे हो वैसे, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पर तीव्रता, ये वाला यहाँ पर तीव्रता, वाला ऐसे है और तीव्रता ऐसे है, ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वो इधर होती है, ई की दिशा जो है वो बाहर होती है, मतलब सर्कल ऐसे है, वलय जो है वो ऐसे है, मान लो मेरा हाथ वलय है, यहाँ पे तीव्रता निकालूंगा तो ये ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, बाहर फेंक देगा इसको, ठीक है, तो ये होता है। ओके, तो ये है, और याद रखना, क्या याद रखना है, ठीक है, इसके केंद्र पर, ये वलय के केंद्र पर जो ई होता है वो शून्य होता है, ई पर शून्य होता है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू देखो ना, यहाँ पर आ गया, मतलब x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ई जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, तो ये है। क्लियर है ना, चलो इसके एक समान आवेशित किसी चालक वलय के चाप द्वारा, देखो अब चाप के द्वारा निकालना है अपने को, देखो एक वलय के कारण तो निकाल लिए, अब चाप के द्वारा, एक जनरल केस लेते हैं, चाप के द्वारा उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखो, ये है एक चाप, ये चाप तो नहीं है, सर्कल बनाता हूँ, देखो ये है सर्कल, ठीक है, अपने को क्या लेना है, चाप लेना है, चाप, है ना, तो चाप के कारण कैसे निकलेगा उसको ध्यान से देखो, इसको एक चाप बनाओ, ओके, देखो ये है चाप ना, ये ऐसे बनेगा, अरे टाइम निकल जाएगा इसमें, तो एक मिनट, साइज को मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, देखो ये है एक चाप, है ना, ये है एक चाप, ये है तुम्हारा एक चाप, ठीक है, एक जनरल केस लेते हैं, ओके, देखो तो ये चाप है जो कि है धन आवेश से आवेशित, ठीक है, जो कि है क्या, धन आवेश से आवेशित है ये, ओके, कलर चेंज कर दो, तो ये है चाप जो कि धन आवेश से आवेशित है, ठीक है, जो कि धन आवेश से आवेशित है। ये जो चाप है, मान लो उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये जो चाप है उसकी त्रिज्या जो है कितनी है, कैपिटल आर है, ये जो चाप है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। क्लियर है, अब ये जो चाप है उससे मान लो ये जो चाप है इसके यहाँ पर मान लो ये बना रहा है अल्फा कोण, कितना, अल्फा कोण बना रहा है, तो इसके कारण जो तीव्रता निकल के आती है ई, वो आती है, याद रखना है 2
के लैम्डा बटे आर, और होता है साइन अल्फा बटे 2। याद रखना है क्या, 2 के लैम्डा आर इंटू साइन अल्फा बटे 2। कैसे आया है इसके लिए वीडियो लाऊंगा, चिंता नहीं करना है। तो ये धन आवेश है, इसके कारण ये बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, इसको ऐसे बाहर फेंकता है ई, ठीक है। कितने अमाउंट में फेंकता है, इतने अमाउंट में फेंकता है बाहर। क्लियर है। तो ये है ई बराबर 2 के लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बटे 2। आगे बढ़ा जाए। देखो ये JEE मेंस 2019 का सवाल है। क्या बोल रहा है ये, किसी आर त्रिज्या के एक समान आवेशित वलय के विद्युत क्षेत्र का मान उसके अक्ष से h दूरी पर अधिकतम है। h का मान ज्ञात करना है। समझ में। देखो ये एक वलय है, क्या बोला है, ये है एक वलय, बंद नहीं है, ये है एक वलय, ये ठीक है, कहाँ चले गया, बन जा, ये बन गया। देखो ये है एक वलय, और क्या बोला है, उसके अक्ष पर h दूरी पर अधिकतम है बोल रहा है। ये वलय है, ठीक है, ये वलय है, ठीक है, एक समान आवेशित है, तो मान लो इसमें क्यों है, और इसका जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। इससे h दूरी पर जो तीव्रता निकल रहा है वो अधिकतम बोल रहा है। h दूरी पर तीव्रता, देखो x दूरी पर जो तीव्रता है वो कितनी निकलती है, याद करो, ये निकलता है k क्यों x बटे, अभी बताया था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे की घात 3 बटे 2, ये निकलता है। तो यहाँ पर h हो गया x की जगह, तो यहाँ पर जो e निकल कर आएगा, वो कितना निकलेगा, k क्यों x बटे, ये हो जाएगा x की जगह k क्यू, ये h हो जाएगा ना h, और ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। क्लियर है, ये निकल कर आएगा। अब अपने को क्या बोला है, E का मान अधिकतम है ना, विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, अधिकतम है। अधिकतम और न्यूनतम के लिए हम पढ़े हैं समाकलन में, अवकलन में, कि अधिकता या न्यूनता, उच्चिष्ट या निम्निष्ट क्या होता है, डी ई बटे डी किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में, वो आना चाहिए 0। यही होता है उच्चिष्ट या निम्निष्ट। याद करो, नहीं है तो सामान्य गणित देख लो, सामान्य गणित का लेक्चर होगा मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए उस राशि का, जिस राशि के सापेक्ष में वो कम या ज्यादा हो रही है, उसका जो अवकलन है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में इसका कर देते हैं अपन क्या, अवकलन, और 0 से इक्वेट कर देते हैं, फिर आ जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा d/dh, अवकलन करना है ध्यान से, d/dh, e कितना है, k क्यों h बटे h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ध्यान से रखना है, JEE का सवाल है, ठीक है, अच्छे से अवकलन करना है इसका। देखो तो ये हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब ध्यान से देखो, अवकलन p बटे q का अवकलन क्या होता है, अवकलन d/dx, अगर u बटे v है, a बटे b वाला, तो क्या होता है, अवकलन, ऊपर वाला नीचे का अवकलन माइनस नीचे वाला ऊपर का अवकलन, यही होता है, ठीक है। ऊपर वाला नीचे का अवकलन माइनस नीचे वाला ऊपर का अवकलन, और नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर, तो ऐसे करते हैं। तो चलो यहाँ पर अपन करते हैं कितना, पहले नीचे वाले को उतारो, नीचे वाला क्या है, ये हो जाएगा h स्क्वायर, पहले काम करो ना, k q को बाहर करो, k q को मैदान से बाहर करो, तो k और q को मैदान से बाहर करूँगा तो d/dh, और ये हो जाएगा कितना, k q निकला तो ये हो जाएगा h बटे, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, 3/2। चलो अब ये a बटे, देखो ये u बटे v की फॉर्म में आ गया है, तो ये निकल जाएगा। देखो ऊपर वाला k q को बाहर करो, ऊपर वाला h, नीचे का अवकलन d/dh, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस नीचे वाला सेम वही h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, छोटा पड़ गया, पेज नया लेना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट इसको उठाने दो, कहाँ चले गया, एक मिनट, है नए पेज में जाएंगे अपन, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, नए पेज में आते हैं।
यहाँ पर थे, ठीक है। चलो तो ये देखो, नीचे वाला ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला नीचे वाला जो कि है नीचे वाले का अवकलन कहाँ चले गया, तो पेंसिल कहाँ है भाई, हाँ ठीक है, ठीक है ना, कि पावर 3/2 और d/dh और ये h, ठीक है ना। तो ये हो गया बटे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला मतलब h² प्लस r² की पावर 3/2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। हाँ ध्यान से देखो, जबरदस्त अवकलन। h बाहर निकला, देखो इसका फॉर्मूले में टूटेगा, देखो h, इसका अवकलन में अच्छे से तुम लोग को बताया था इस टाइप का अवकलन कैसा करना है। देखो अवकलन में क्या होता है, घात सामने लिखता है, घात एक कम होता है, तो इसको पूरे को अब मान लो तुम लोग x है, तो x की घात n का अवकलन क्या होता है, घात को सामने लिखते हैं, घात को एक कम कर देते हैं, तो वही करो, घात सामने लिखो 3/2 है ना, और घात को एक कम कर दो, मतलब h² प्लस r² की घात को एक कम कर दो, 3/2 माइनस एक कम करो, 3/2 मतलब डेढ़, डेढ़ में एक गया आधा, मतलब 1/2 आएगा डायरेक्ट, क्लियर है। पावर अगर 3/2 माइनस 1 करूंगा तो 1/2 ही तो आएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अंदर वाले का फिर से अवकलन कर, देखो पहले पूरे बाहर का अवकलन कर दो, बाहर में पूरे का x मान के फिर अंदर चले जाओ, ठीक है, यही करते हैं। अवकलन अच्छे से ध्यान में रहेगा तब बनेगा ये, ठीक है। अवकलन नहीं है तो मेरा गणित वाला सामान्य गणित वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया h² प्लस r², फिर इसके अंदर जाना है, मतलब h का करना है और r का भी करना है, तो देखो h बस का होगा, r का तो शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि h का d/dh h² का हो जाएगा 2h, क्लियर। तो इसका काम खत्म, माइनस, ध्यान से देखो ये हो जाएगा h² प्लस r² की पावर 3/2 और h का अवकलन h के सापेक्ष 1 होगा, तो 1 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कटने वाला है, बचेगा क्या, h², बचेगा क्या, h² प्लस r² की पावर 3, ठीक है। यहाँ तक बराबर ये 0 बराबर ये 0, एक काम करते हैं ना यार, ये दोनों को भगा के 0 ही कर देते हैं, इसको ही भगा के 0 कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों उधर गया, ये दोनों भी उधर गया, 0 बन गया, तो बचा क्या यहाँ पर, देखो ये बचा 3h/2, अब ये बचा कितना, h² प्लस r² की पावर 1/2 माइनस h² प्लस r² की पावर 3/2, ये एक तो वही होगा बराबर 0, देखो ये नीचे वाला 0 हो गया, ये भी उधर जाके 0 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर h² प्लस r² की पावर ये 1.5 है, ये आधा है, तो आधा कॉमन निकाल लो, मतलब h² प्लस r² की पावर हाफ कॉमन निकालो, तो यहाँ बचने वाला है 3h/2, 3h/2 और माइनस यहाँ पे आधा कॉमन निकला है ना, सही है ना। तो ये हो जाएगा 3h/2, ये तो कॉमन निकल गया। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो हाफ निकला है, 1.5 में हाफ निकला है, बचेगा h, मतलब यहाँ बचने वाला है कितना, h² प्लस r², ठीक है, h² प्लस r² बराबर 0, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर बराबर 0 3, एक मिनट, ये h² होना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक की है क्या, एक मिनट 2h, ये हो गया और ये हो गया 2h, तो अच्छा 2 कटेगा ना, 2 कटने वाला है यहाँ पे मिस्टेक हो, एक मिनट इसको भूले हैं अपन, तो यार गड़बड़ हो गया, ये 2 से 2 कटता और ये h और ये ऐसे हो जाता, तो कैसे करें, फिर से उतारना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं, गलती तो किए हैं, फिर से लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, चलो ये और ये 0 हो गया, तो यहाँ बचने वाला है मेरे ख्याल से, देखो 3h/2 और एक और h, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3h², तो ये हो जाएगा 3h², बचेगा h² प्लस r² की पावर हाफ माइनस h² प्लस r² की पावर 3/2, ये इंटू 1 का कोई औचित्य नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं h² प्लस r² की पावर हाफ को, तो यहाँ बचने वाला है 3h² माइनस
यहाँ पे भी कुछ बचेगा क्या? यहाँ देखो हाफ लिए हैं तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो हाफ कॉमन लिए हैं, हाफ कॉमन लिए हैं, 1.5 में से आधा कॉमन निकला तो 1 बचा, मतलब 3 कितना बचेगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही बचेगा। क्लियर है ना? ये हाफ निकला तो सिर्फ 1 बचेगा पावर में, ठीक है ना, बराबर 0। एक काम करो, इसको भी 0 भगा दो तो ये हो जाएगा कितना? अब बचेगा क्या? 3h स्क्वायर बचेगा क्या? 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो 2h स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटे 2। तो h बराबर निकल के आएगा मेरे ख्याल से r बटे √2 प्लस और माइनस। क्लियर है? ये निकला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अवकलन का खेल है, ये फिजिक्स है ही नहीं, ये गणित है, गणित का खेल था इसमें, है नहीं? तो ये कितना निकला? r बटे √2, r बटे √2, r बटे √2, ये r बटे √2 एक ही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो IIT 2004 का सवाल है। देखो सवाल को जानबूझ के इंग्लिश में रखा हूँ, पहले तुम लोग इंग्लिश देख के ज़बरदस्ती डर जाते हो, डरा मत करो यार। देखो इंग्लिश क्या है, कुछ खास नहीं है। देखो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज देख के डरते हो, जबकि समझ तुम भी जाओगे इसको अच्छे से आराम से और बना भी लोगे तुम लोग। देखो 6 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 6 आवेश है समान परिमाण के, ठीक है। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 3 धनात्मक आवेश है 3 ऋणात्मक आवेश है, ओके ठीक है। आर टू बी प्लेस्ड ऑन PQRSTU कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, एक समान षटभुज के सभी किनारों पर, कॉर्नर मतलब उसके सभी शीर्षों पर रख दिए गए हैं, ठीक है। और क्या बोला है? सच दैट द फील्ड एट द सेंटर इज डबल, ठीक है। इसका जो सेंटर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डबल होना चाहिए, ठीक है। What it would have been if only one positive charge is placed at R, मतलब R जो है उस पर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रखना है, मतलब R पर पॉजिटिव चार्ज को फिक्स कर दो, ठीक है। Which of the following arrangement of charge is possible for PQRS and PQRST and U respectively, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है? R पर एक पॉजिटिव चार्ज को फिक्स कर दो तो कोई आवेश जो है, और सेंटर पर कितना आना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए सेंटर पर कितना? डबल आना चाहिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र सेंटर पर कितना आना चाहिए? डबल। अब इसका अरेंजमेंट मैं कैसे करूंगा? कहाँ से शुरू करना है? P से शुरू करना है, P से बताना है ना, मतलब ये जो शुरू है वो P है, बाद में वाला क्यों है, उसके बाद R है, ठीक है। और थर्ड में R फिक्स करना है, तो थर्ड में R जो फिक्स है पहले उसी ऑप्शन को देखो, तो थर्ड में इसमें भी प्लस है, थर्ड में इसमें भी प्लस है, थर्ड में इसमें भी है, सब में प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग काम नहीं करेगा। देखो अब रख के देखते हो, पहले ऑप्शन में देखो P से शुरू करना है, इसको प्लस रख दो, इसको प्लस रख दो, इसको प्लस रख दो, बाकी को माइनस है, माइनस माइनस माइनस। देखो प्लस के कारण तीव्रता जो है इधर भागेगा, माइनस के कारण भी इधर, दो नहीं आएगा, समझ रहे हो? देखो प्लस और माइनस के कारण इधर आएगा एक, ये दोनों के कारण इधर आएगा, मतलब प्लस भी इधर भागेगा माइनस भी इधर खींचेगा, ये दोनों के कारण ये प्लस ये माइनस ये भी इधर, तो नेट जो है इधर आ रहा है, जीरो कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें काम नहीं बनेगा अपना। अगले वाले अरेंजमेंट में देखो, अगले वाले अरेंजमेंट में देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है P माइनस में, ओके P माइनस में, Q प्लस में, ये भी ठीक है, R प्लस में, ये भी ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस, ये भी ठीक है, ये माइनस ये माइनस। अब ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस फिर इधर जाएगा, ये प्लस माइनस इधर जाएगा, प्लस माइनस इधर जाएगा माइनस की तरफ, ये भी प्लस माइनस इधर जाएगा, ये भी प्लस माइनस इधर जाएगा, इससे भी काम नहीं बनेगा अपना, है ना, इससे भी काम नहीं बनने वाला है। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला है? थर्ड में बोला है इसको माइनस रखो P को, Q प्लस में, R प्लस में, इसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर से माइनस। तो देखो ये देखो माइनस माइनस, हाँ यहाँ से तो नेट जो है वो जीरो आएगा, एक इधर जाएगा एक जीरो, यहाँ पर नेट जीरो, यहाँ पे भी प्लस, इसके कारण प्लस, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा जीरो, ठीक है, प्लस प्लस, और उसके बाद क्या है? माइनस माइनस, ये तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा, टू आना है ना अपने को, यहाँ पर टू लाना है, ये तो ओवरऑल जीरो। देखो ये प्लस प्लस कैंसिल करेगा, माइनस माइनस कैंसिल करेगा, माइनस माइनस कैंसिल करेगा, जीरो कहाँ आएगा? इसमें नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं, P प्लस, ओके P प्लस, Q माइनस, R प्लस, उसके बाद फिर माइनस, ठीक है, उसके बाद ये वाला, हाँ ये माइनस, उसके बाद ये माइनस और ये
प्लस प्लस माइनस, हाँ ध्यान से देखो, ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो ये प्लस जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस इसको आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर देखो डबल आ गया ना सेंटर पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो सवाल बना लिए कि नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो ये भी है IIT का ही सवाल। देखो, अ स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये देखो एक सॉलिड स्फीयर है मेरे पास, ठोस गोला है, उससे क्या किया, एक गोलाकार एक जो पोर्शन है, हिस्सा है, उसको निकाल दिया। ठीक है, इसमें जो आवेश है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब इसमें जो आवेश है वो एक समान वितरित है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, बराबर बराबर बटा हुआ है। ओके, इन इट्स वॉल्यूम है ना, इसके आयतन में, एज शॉन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टीड स्पेसेस, ये जो खाली बचा है, ये जो खाली स्पेस है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये बोल रहा है। ऑप्शन पहला 0 एवरीवेयर, यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर 0 होगा। दूसरा क्या है, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, यहाँ पर नॉन जीरो होगा। पहला तो क्या बोला है, 0, पूरा ई जो है वो 0 बोल दिया है पहला ऑप्शन में, है ना, ई क्या बोल दिया है, 0 बोल दिया। यहाँ पर ई तो है नॉन जीरो बोला है, लेकिन यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र बोला है यहाँ पर। ठीक है, सी जो है क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म बोला है। डी 0 ओनली एट इट्स सेंटर, मतलब देखो देखो ये क्या बोला है, बी जो बोला है वो क्या बोला है, नॉन जीरो मतलब शून्य नहीं होगा, और यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मतलब अशून्य और एक समान होगा बोला है। ठीक है, ये ऑप्शन को समझ गए। सी क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म बोला है, सीधा असमान बोला है, ये विद्युत क्षेत्र रहेगा असमान रहेगा। और डी जो बोला है 0 एट द सेंटर, इसके सेंटर पर जो है वो 0 रहेगा बोला है, इसके सेंटर पर। अब ध्यान से समझो, अपन जब ऐसे चाप के कारण निकाले थे तो इसके कारण तीव्रता जो है इधर आया था बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा मोटा है, इधर वाले पोर्शन में जो है वो तुम्हारा जो क्या आएगा, रो आएगा इसमें, रो, या एक ऐसी मान लो कि इधर जो आवेश है वो बहुत ज़्यादा है, इस तरफ आवेश बहुत ज़्यादा है, इधर आवेश बहुत कम है। ध्यान से देखो, 0 तो आएगा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि ये इस तरफ है, बीचों बीच रहता तो 0 आता। देखो इधर का क्षेत्र इधर बनेगा, इधर का क्षेत्र इधर बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाला जो है वो नीचे धक्का मारेगा, और नीचे वाला जो है, नीचे वाला ऊपर धक्का मारेगा। सेंटर पर जो फील्ड बनेगा विद्युत क्षेत्र सेम बनेगा। तो देखो ऊपर में तो आवेश ज़्यादा है ना, ऊपर अगर आवेश ज़्यादा है तो ऊपर वाले का जो परिमाण ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले की तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू नीचे वाला। तो यहाँ 0 तो नहीं आएगा, क्लियर है। तो 0 वाला ऑप्शन जो है वो गलत है ना। ये देखो 0 वाला ऑप्शन गलत, ये भी 0 वाला ऑप्शन गलत। एक तो ये है नॉन जीरो होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकता। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक समान दूरी चाहिए, एक समान आवेश चाहिए। अब यहाँ पर आवेश जो है एक समान तो है नहीं, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म आएगा, असमान। ओके, नीट 2019 रिसेंट का सवाल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। दो समान अनंत रैखिक आवेश जिनके रैखिक आवेश घनत्व, दो समान अनंत रैखिक आवेश है, ठीक है, अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का रैखिक आवेश है। एक तो ये है, एक तो और ये है, ठीक है, ये ऐसे है, दो एक समान है, ठीक है। इनमें आवेश घनत्व एक तो है प्लस लैम्डा कूलाम मीटर, कूलाम, हाँ कूलाम मीटर। देखो एक में है प्लस लैम्डा और एक में है माइनस लैम्डा। ये बोल रहा है मुक्त आकाश में 2r दूरी पर रखे हैं। ओके, मुक्त आकाश में ये जो है वो 2r दूरी पर रखे हैं। इन दो रैखिक आवेशों के बीच मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना है, मध्य में निकालना है यहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है। यहाँ पर निकालना है अपने को क्या, विद्युत क्षेत्र निकालना है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर अनंत लंबाई का तार है उसके कारण E जो है वो कितना निकलता है, अनंत लंबाई के कारण 2, याद करो 2 के लैम्डा बचे बीच की दूरी a, यही निकलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये है कि धन आवेश के कारण E इधर निकलेगा, ठीक, और ऋण आवेश के कारण भी इधर ही निकलेगा। अब देखो लैम्डा दोनों एक समान है, बस लैम्डा अलग अलग है, मतलब चिन्ह का बस फर्क है। मतलब ई इधर होगा और इसका भी ई इधर होगा, मतलब ये ई जो है इसका डबल हो जाएगा कायदे से। क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। तो इसके कारण ई इधर आएगा, इसके कारण भी ई इधर आ जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा डबल, ठीक है ना। एक मिनट,
हाँ ठीक तो है, तो एक प्लस लैम्डा है एक माइनस लैम्डा है, तो इसके कारण ई इधर चले जाएगा, इसके कारण ई भी इधर चले जाएगा, तो 2e हो जाएगा। तो इतना 4, ऑप्शन ऐसा तो नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 के लैम्डा बटे बीच की दूरी r है ना, तो ये हो जाएगा 4 के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा लैम्डा बटे बीच की दूरी r का r, सिर्फ r है ना। ये 4 और ये 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r। क्लियर है, लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके आगे बढ़ते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कितना बल लगता है? मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मान लो ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक समान एक विद्युत क्षेत्र है मेरे पास, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक सेकंड, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। अब एक समान मान लो मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है वो E है। इस पर मान लो कोई क्यों आवेश है, ठीक है, क्यों आवेश है, इस पर बल कितना लगेगा? तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर होता है क्या, F/Q, यही होता है, E बराबर F/Q। तो F जो है वो सिंपली निकल के जाएगा QE। तो याद रखना है कि इतना बल लगता है, ठीक है, कितना बल लगता है, इतना बल। अभी इस बल के कारण त्वरण कितना उत्पन्न होता है, अगर ऐसा सवाल है तो इस पर भी अपन निकाल सकते हैं कि मान लो इसका द्रव्यमान जो है वो m है, मान लो इसका जो द्रव्यमान है वो m है, तब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये बल क्या करेगा, ये बल इसके बराबर हो जाएगा ma, क्योंकि इस पर बल लगाएगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे अगर भागेगा तो ये इस पर त्वरण a त्वरण से भागेगा, अगर इस पर F बल लगेगा तो ये हो जाएगा Q इंटू E। तब यहाँ से A जो है वो निकल कर आएगा QE बटे ये M, ठीक है, क्लियर है। याद रखना, अगर ये कोई धन आवेश है, अगर कोई धन आवेश है, अगर धन आवेश है वो E की दिशा में जाएगा, किसकी दिशा में, E की दिशा में जाएगा। और अगर कोई ऋण आवेशित चार्ज है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जो आवेश Q है अगर वो ऋण आवेश हुआ तो वो E के विपरीत दिशा में गति करेगा, त्वरण तो सेम रहेगा, बल भी सेम लगेगा, बस दिशा पलट जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे है, विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है तो धन आवेश भी ऐसे भागेगा और ऋण आवेश ऐसे भागेगा, क्लियर। तो ये है E के विपरीत दिशा में जाएगा, ये E की विपरीत दिशा में जाएगा, ये E की विपरीत दिशा में जाएगा, वही, क्लियर है। तो ये है, ध्यान से देखना इसको, m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, ठीक है, m द्रव्यमान और E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। इसकी गति को रोकने हेतु विद्युत बल का मान होगा। स्वतंत्र रूप से गिर रहा है मतलब अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है, मतलब ऐसे लटका छोड़ दो तो गिरेगा, ग्रेविटी खींच रहा है ना। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे है और ऐसे गिर रहा है, ठीक है, m इसका द्रव्यमान है तो नीचे की ओर एक mg फोर्स से ऐसे नीचे गिर रहा है, सही बात है। तो इसको रोकने के लिए विद्युत बल मतलब विद्युत क्षेत्र जो है मेरे को लगाना पड़ेगा, है ना। इसको रोकने के लिए मेरे को ऊपर लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा। ऊपर लगाने के लिए जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत बल का मान पूछा है और कौन सी दिशा में लगाना पड़ेगा, अच्छा बल का मान पूछा है ना, तो बल का मान है तब तो ठीक है। ये एक्चुअल में ना विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा, एक्चुअल में ना ये विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा होगा, खैर निकाल के देख लेते हैं। तो मान लो इसको रोकने के लिए Fe बल लगा रहा हूँ मैं, तो ये जो Fe बल है वो m ही होगा, है ना। तो कायदे से ना Fe, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र ही पूछ रहा है ये, ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है ये। इसको रोकने के लिए विद्युत क्षेत्र कितना लगाऊंगा मैं, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र इसको रोकने के लिए मैं ऊपर लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे गिर रहा है तो विद्युत क्षेत्र मैं ऊपर लगाऊंगा, सॉरी ऊपर बोलता हूँ, नीचे ही लगाऊंगा।
मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे गिर रहा है और विद्युत क्षेत्र भी मैं ऐसे नीचे ही लगाऊंगा, ये बोल रहा हूँ, ऐसे नीचे लगाऊंगा ई का मान। क्लियर है? ई नीचे लगाऊंगा तभी तो अपोजिट जाएगा, माइनस चार्ज विद्युत क्षेत्र के अपोजिट जाता है। ठीक है, माइनस चार्ज जो है इसके अपोजिट जाएगा। तो ये गिर रहा है एम जी से नीचे, मैं ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ, कितना क्यू ई फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को, मतलब ई फोर्स लगाना पड़ेगा कायदे से। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ई क्यू की जगह ई। ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा नीचे मैं विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा, लेकिन फोर्स ऊपर लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन हमेशा अगेंस्ट जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाता है। तब यहाँ पर ये जो ई जो होगा, क्यों ई को मैं ई लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में ई है, ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी। तो जो ई निकलेगा ध्यान से, वो कितना निकलेगा? एम जी बटे ई, एम जी बटे ई। एक तो ये ऑप्शन सही है, एक तो ये ऑप्शन सही है। डायरेक्शन ध्यान से देखो, डायरेक्शन ई का डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर। यहाँ पर फंस सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे घूम रहा है तो ऊपर कर सकते हो तुम लोग, जे कर सकते हो जे, बट यहाँ पे माइनस जे करना है अपने को। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस जे वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति, तो मान लो मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को उठा के ले आऊंगा, यहाँ मैं छोड़ बना लेता हूँ। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है, इसको बना लेता हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये धनावेश से आवेशित है और ये सभी ऋण आवेशित है। ठीक है, तो इसके कारण जो ई बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर कोई आवेशित कण, मान लो कोई क्यों आवेश है, इसको मैं ऐसे फेंक दे रहा हूँ। शुरुआत में v नॉट वेग से अगर इसको मैं फेंक रहा हूँ तो ये होगा ये कि अगर ये कोई आवेशित कण है ना, मान लो इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा हूँ, चलो इलेक्ट्रॉन को ही ले लेता हूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ये धनात्मक प्लेट की तरफ जाएगा और विद्युत क्षेत्र नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा। क्लियर है ना? यहाँ से फेंकूंगा तो यहाँ तो नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएगा। तो यहाँ से मान लो इसका विस्थापन, मान लो y अक्ष में y हुआ और x अक्ष में ये जो है वो x दूरी तय किया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो वो t समय लगाया। तब x अक्ष में सब चीज़ निकाल लो, यहाँ पर पूरा जो है शुद्ध काइनेमेटिक लगेगा, प्योर। ठीक है, मोशन इन 1D, एक विमी गति लगेगा कायदे से। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष के लिए निकालो, x अक्ष के लिए जो शुरुआती वेग है वो है कितना? v नॉट। x अक्ष में कोई त्वरण नहीं लगने वाला है, नीचे लगेगा त्वरण। ठीक, x अक्ष में तो हाँ x अक्ष में त्वरण लगेगा, सॉरी x अक्ष में त्वरण लगता है ना, कितना 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 लगेगा? अरे एम में बराबर ई बटे एम, मान लो इसका द्रव्यमान m है तो ये लग जाएगा ई बटे एम। ठीक है, टाइम जो है वो टाइम t ही लगा है, तो यहाँ से, और दूरी जो है वो x चला है, दूरी कितना? x चला है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय से, वेग बराबर दूरी बटे समय मतलब v नॉट इज इक्वल टू x बटे t। एक तो ये है। ठीक है, अब y अक्ष में आओ, y अक्ष में क्या क्या होगा? देखो y अक्ष में वेग तो शुरुआत में दिए नहीं हो, शुरुआती वेग 0 है। त्वरण y अक्ष में, अब ध्यान से देखो ये जो त्वरण है ना वो इधर इलेक्ट्रॉन है तो इधर लग रहा है, बट बाकी कंडीशन में ना नीचे लगता है। तो ये जो त्वरण है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर वेग दिया हो, इधर वेग, त्वरण जो है वो y अक्ष में ही लगेगा, त्वरण जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं लिखा हूँ इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में, लेकिन बाकी कंडीशन में ना इधर ही लगता है। तो खैर इसको त्वरण इधर को, इसको भी यहीं पे मान लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो त्वरण ई बटे एम, त्वरण जो है वो ऐसा y अक्ष में भी y अक्ष में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये जो विद्युत क्षेत्र है ऐसे, उसको ऐसे भी कर दोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही लगेगा त्वरण। ठीक है, तो ये है ऐसे। अब खड़ी डाल रहे हो अलग बात है, लेकिन त्वरण जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। ठीक है, तो ये है। इस यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो जो है y विस्थापन होने में भी टाइम ये भी t लगाएगा। ठीक, उसके अलावा जो विस्थापन निकल के आया है s, वो इस यहाँ पर y निकला है। तो यहाँ पर एक काम करो, गति का दूसरा समीकरण लगाओ। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर।
तो s मतलब y इज इक्वल टू निकलेगा u जो कि 0 है, t तो t ही है, प्लस हाफ a की जगह e बटे m, ठीक है, a t का स्क्वायर। ओके, तो ये निकल कर आएगा y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 1/2 e t का स्क्वायर बाई m, ये निकलेगा तुम्हारे y की वैल्यू। ओके, तो ये है। उसके अलावा ठीक है, त्वरण तो समझ गए, त्वरण कितना निकलेगा यहाँ से समझ गए, ठीक है। तो यहाँ से अब विस्थापन निकल गया, त्वरण समय, तो कुछ भी पूछे यहाँ पर पता चल जाएगा तुम लोग को। देखो काइनेमेटिक में गतिकी के लिए तुम लोग को क्या चाहिए रहता है, एक तो त्वरण चाहिए, एक तो विस्थापन चाहिए, एक तो वेग चाहिए, एक तो समय चाहिए। अब सभी तो मिल गया, विस्थापन मिल गया, वेग मिल गया, शुरुआती वेग, त्वरण मिल गया, टाइम भी है तुम्हारे पास, ये विस्थापन भी है। क्लियर है, तो ये वाला विस्थापन ये इतना होगा। अब ध्यान से समझना कि अगर देखो ये जो विस्थापन है वो द्रव्यमान के जो कण है उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो अगर मान लो कण का द्रव्यमान ज़्यादा रहा तो विस्थापन कम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। तो अगर कोई कण भारी है तो उसका विस्थापन कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई कण भारी है तो जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। अगर कोई कण एकदम हल्का है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो वो तेजी से ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर है, इतना तो पता है तुम लोग को। अब ध्यान से देखो, कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से किसी एक समान तथा ऊपर कोई देखो विरामावस्था से किसी एक समान नीट 2018 का सवाल है, तथा ऊपर को ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र E में कोई दी गई ऊर्ध्वाधर दूरी h से गिरता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, इधर E है, ये है E की दिशा, यह है E की दिशा। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से किसी एक समान तथा ऊपर को ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र E में कोई दी गई ऊर्ध्वाधर दूरी h से गिरता है। ओके, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपरिवर्तित रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है h दूरी से गिर रहा है, यहाँ से है मान लो h दूरी, अब यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिर रहा है शुरुआत में, ठीक है। बाद में क्या कर रहे हैं अपन, रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। हाँ ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसकी दिशा पलट दे रहे हैं। सेकंड कंडीशन में ये है इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिर रहा है, और उसके बाद क्या है, ई जो है ई ही रहेगा, बस दिशा पलट जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये नीचे हो जाएगा ई, ठीक है। और क्या करना है, इतनी ही ऊर्ध्वाधर दूरी h तक इसमें गिरने दिया जाता है, प्रोटॉन को ना, तथा किसी प्रोटॉन को विरामावस्था से इतनी ही ऊर्ध्वाधर दूरी h तक इसमें गिरने दिया जाता है। ये ऐसे h से अब किसको गिरा रहे हैं, प्रोटॉन को। क्लियर है, गिरने दिया जाता है। प्रोटॉन के गिरने में लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिए गए समय है, मतलब क्या बोला है, प्रोटॉन के गिरने में लिया गया समय यहाँ पर मान लो t2 है और यहाँ पे मान लो t1 है। तो क्या पूछा है, प्रोटॉन के गिरने के लिए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिया गया समय पूछा है। इसके तुलना में इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कि कौन तेजी से गिरेगा, ये पूछ रहा है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे से गिरा दूँ तो यहाँ पर डबल फोर्स इस पर काम करेगा। एक तो है एक फोर्स इस पर QE नीचे काम करेगा, QE नीचे की ओर काम करेगा, और दूसरा सिंपल गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का mg नीचे की ओर ही काम करेगा। क्लियर है, दो फोर्स इस पर काम करेंगे। तो इसका टाइम क्या निकल कर आएगा, वेग बराबर दूरी बटे समय, और वेग निकलेगा त्वरण से, ठीक है। यहाँ पर पहले ऊपर से देखते हैं, दो बल काम करेगा, एक mg नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। दूसरा देखो, यहाँ पर जब प्रोटॉन को जब गिराएंगे अपन, ध्यान से देखना, तो प्रोटॉन पर भी mg नीचे गिरेगा, mg नीचे की ओर लगेगा प्रोटॉन पर, और प्रोटॉन भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा क्योंकि ये धनात्मक आवेश है। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन पर क्या लगेगा, E दोनों लगेगा। देखो तब यहाँ पर नीचे की ओर इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में mg प्लस E, ठीक है। और इसके प्रोटॉन की कंडीशन में mg प्लस E, देखो mg प्लस, देखो E तो दोनों के लिए सेम होगा, तो ये E कंपेयर करना छोड़ दो, G का भी कंपेयर करना छोड़ दो, M यहाँ पर डिपेंड करेगा। देखो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो तेजी से नीचे गिरेगा,
जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो वो तेजी से नीचे गिरेगा। देखो ये ई तो दोनों में सेम लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, देखो ये mg जो है इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, mg जो है प्रोटॉन पर, mg बस अलग होगा। m जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस पर mg ज़्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है तो प्रोटॉन पर mg ज़्यादा लगेगा, तो तेजी से वो नीचे गिरेगा। क्लियर है, ये तेजी से नीचे गिरेगा। तो किसके कंपेयर में बोल रहा है, देखो प्रोटॉन के गिरने में लिए गए समय की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम होगा, 10 गुना अधिक, 5 गुना अधिक, कम, ये देखो कम अधिक, बात खत्म। ठीक, अब ये समान बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा करेक्ट। ओके ठीक, तो ये है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र और उसके बारे में पूरी जानकारी। आने वाले क्लास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत फ्लक्स के बारे में देखेंगे, गॉस का प्रमेय देखेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से इसके बाद से और कोई डाउट रहेगा नहीं। छोटा मोटा अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में खुल जाएगा, और कोशिश मैं ये करूँगा कि वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी लाने का, ठीक है, और ड्यूरेशन कम करने का, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन रही है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, पिछले वीडियो की तुलना में ये काफ़ी कम किया हूँ, धीरे धीरे प्रोग्रेस उसको करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन मैं ज़्यादा करा दे रहा हूँ, बस यही है फ़र्क। खैर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।